आप सभी लोगों का हमारे भविष्य कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और इस वीडियो में स्पेशल उन सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो लोग 12th क्लास के आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और जिनका साइकोलॉजी सब्जेक्ट है। ये जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है ये चैप्टर 2 है साइकोलॉजी का, और ये जो चैप्टर का नाम सभी लोगों को दिख रहा है आत्म और व्यक्तित्व। ये एक ऐसा चैप्टर है जिस प्रकार से प्रत्येक इंसान को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है। यानी कि जैसे ऑक्सीजन केवल लेते रहने से इंसान जिंदा नहीं रहेगा जब तक वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकालेगा, उसी तरह से ये आत्म और व्यक्तित्व प्रत्येक इंसान के लिए, अब या फिर वो किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ा हो, लेकिन उसके जीवन के लिए ये जो चैप्टर है परम आवश्यक हो सकता है और होता है। यानी कि आत्म और व्यक्तित्व ये प्रत्येक इंसान के लिए ज़रूरी है। यानी प्रत्येक इंसान को अपना एक रूल होता है, अपना एक नियम होता है, अपना एक विश्वास होता है जो कि आत्म के रूप में रहता है। और प्रत्येक इंसान इस धरती पे अपना व्यक्तित्व बनाना चाहता है, अपना व्यक्तित्व, अपना चरित्र, कैरेक्टर, प्रतिष्ठा बना करके इस धरती से अलविदा होना चाहता है। तो इस चैप्टर में यही जाना जाएगा कि आत्म क्या होता है, बचपन से युवा होने पर, जिंदगी समाप्त होने के समय में आत्म किस तरह से बदलते रहता है, व्यक्तित्व को कैसे घटाया बढ़ाया जा सकता है, इन सभी के पीछे इंसान खुद का और इस समाज का क्या भूमिका होता है। तो सबसे पहले लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं, और इसमें केवल क्वेश्चन आंसर के माध्यम से इस चैप्टर को समझाया जाएगा और सभी लोग बताएंगे कि क्या उन लोगों को समझ में आ पा रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ये साइकोलॉजी का और चैप्टर से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो रहेगा। तो हमें कमेंट में ज़रूर बताओगे सभी लोग कि कैसा लगा ये वीडियो और इसमें क्या बातें जो हैं कैसी लग रही है। तो सबसे पहले आत्म देखते हैं कि कोई भी बच्चा जो जन्म लेता है उसके जीवन में आत्म जो चीज़ है ये प्रवेश करता है। तो ये जो आत्म की धारणा बनता है, जो सेल्फ होता है, इस आत्म की धारणा को बनाने में, आत्म की धारणा का रूप देने में किसका किसका भूमिका होता है। तो किसी भी बच्चा के अंदर आत्म की धारणा का स्वरूप प्रदान करने में, स्वरूप देने में माता पिता, शिक्षक, उसके मित्र, समाज के लोग, रिश्तेदार, इन सभी लोगों की अहम भूमिका होती है। और ये जो है आत्म समझ में आया कि किसी भी बच्चा के, किसी भी इंसान के आत्म बढ़ाने में, आत्म को प्रभावित करने वाले में, उससे रिलेटेड जो भी लोग रहते हैं, उसके माता पिता, उसके दोस्त, उसके शिक्षक, समाज के लोग, ये सभी लोग मिलकर के किसी बच्चा या किसी इंसान के आत्म की धारणा बनाते हैं और उसके अनुसार चला करते हैं। दूसरा चीज़ है कि आत्म का आधार क्या होता है। हर एक चीज़ का आधार होता है, उसी प्रकार से आत्म का आधार क्या है। तो आत्म का आधार क्या है कि प्रत्येक इंसान या प्रत्येक लोग, जिससे क्या होता है कि दूसरे लोगों से जो हमारी अंतः क्रिया होती है, यानी किसी भी दूसरे लोगों के प्रति जो हमारी अंतः क्रिया, जो अनुभव, जो विश्वास होता है, जो कि हम उसको अर्थ प्रदान करते हैं, यही हमारा आत्म का आधार होता है। यानी हमारा आत्म क्या है, लोगों के और लोगों की सापेक्ष किस तरह से हम अपना अर्थ, अपना अनुभव, अपना विश्वास जाहिर कर रहे हैं, यही हमारा आत्म होता है। नेक्स्ट चीज़ होता है कि आत्म को किन रूपों में समझा जा सकता है। ये जो आत्म दिख रहा है, ये जो वर्ड आत्म लिखा गया है, इन आत्म को, यानी इस आत्म को किस रूप में समझा जा सकता है। तो इस आत्म को 2 रूपों में समझा जा सकता है। एक तो आत्मगत एवं दूसरा वस्तुगत। आत्मगत यानी कि जो व्यक्ति के आंतरिक अंतः क्रिया होती है, इसके द्वारा आत्म को समझा जा सकता है। और दूसरा वस्तुगत, वस्तुओं के द्वारा जो अनुभव होगा उसके द्वारा समझा जा सकता है। और दूसरा चीज़ है कि आत्मगत रूप से आत्म का क्या अर्थ होगा। यानी आत्म को समझने के लिए 2 अर्थों की आवश्यकता है, एक आत्मगत के रूप में और दूसरा
वस्तुगत के रूप में। ये जो फर्स्ट वाला है आत्मगत क्या है, आत्मगत के आधार पे इस आत्म को कैसे समझ सकते हैं। तो आत्मगत के रूप में आत्मा स्वयं को जानने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहता है। यानी कि अगर आत्मा, तो आत्मगत द्वारा आत्म को कैसे जान सकते हैं, तो आत्मगत जो है, तो आत्मगत द्वारा अपने आप की अंतः क्रिया, आप कैसे हैं, आपका अपने आप पर कैसा विश्वास है, आपका अपना अनुभव अपने जीवन के लिए कैसा है, ये आत्मगत रूप होगा आत्म को समझने का। दूसरा चीज़ है कि आत्म का वस्तुगत रूप क्या है। ये जो आत्म है, तो आत्म का वस्तुगत रूप क्या है, यानी कि वस्तु के रूप में हम आत्म को कैसे समझ सकते हैं। तो वस्तुगत रूप में आत्म स्वयं का जानने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहता है। किस रूप में, आत्म जो है स्वयं का जानने के लिए, यानी कि जानने की प्रक्रिया में सक्रिय रहता है। किस रूप में, वस्तु रूप में। स्वयं को जानने की जो प्रक्रिया रहेगा वही क्या होगा, वस्तुगत रूप होगा। अगला चीज है कि व्यक्तिगत आत्म से क्या समझते हैं। ये तो दो चीज है, आत्मगत रूप और वस्तुगत रूप। तो आत्मगत रूप में जो अंतः क्रिया द्वारा जाना जाएगा अपने आप को, और वस्तुगत यानी कि जो आत्म जो है वस्तु के रूप में जब समझा जाएगा तो वस्तु रूप में आत्म होगा। अब यहाँ आएगा कि पर्सनल सेल्फ क्या होता है। पर्सनल सेल्फ यानी कि आत्मगत जो है, तो व्यक्तिगत आत्म क्या होता है, पर्सनली सेल्फ। यहाँ होगा पर्सनल सेल्फ यानी कि व्यक्तिगत आत्म, खुद का आत्म क्या होगा। तो यहाँ बताया जा रहा है कि व्यक्तिगत आत्म में एक ऐसा अभिविन्यास होता है जिसमें व्यक्ति अपने बारे में ही संबंधों का अनुभव करता है। मतलब कि अपना बारे में, अपने संबंध को अनुभव करना ही व्यक्तिगत आत्म है। और ये सब किसी का पर्सनली सेल्फ होता है। सब कोई अपने आप को जानता है कि वो खुद कैसा है, किस व्यवहार के लिए कैसा है। इस अनुभव को ही व्यक्तिगत आत्म कहा जाता है। और ये बातें कहाँ तक समझ में आ रहा है हमें बताते चलेंगे। नेक्स्ट चीज़ देखेंगे, सामाजिक आत्म में किन पक्षों पर बल दिया जाता है। यानी कि सामाजिक जो सेल्फ होगा, सोशल सेल्फ, सोसाइटी सेल्फ में, तो ये सोशल सेल्फ यानी सामाजिक आत्म जो है, तो सामाजिक आत्म में किन पक्षों पर बल दिया जाता है। मतलब कौन कौन से पक्ष हैं व्यक्ति को जिसको सामाजिक आत्म के अंतर्गत रखा जाता है। सामाजिक आत्म में सहयोग, एकता, संबंधन, त्याग, समर्थन अथवा भागीदारी जैसे पक्षों, जीवन के पक्षों पर बल दिया जाता है। यानी सामाजिक आत्म समझ में है, समाज में सहयोग करना, समर्थन करना, भागीदारी निभाना, त्याग करना, उसे संबंध जोड़े रहना, ऐसे ही जो प्रक्रियाएं हैं जीवन के पक्ष के रूप में इसको बल दिया जाता है। अगला चीज़ है कि आत्म के दो महत्वपूर्ण पक्ष कौन हैं। ये जो आत्म है, आत्म के दो महत्वपूर्ण पक्ष कौन हैं जिनका हमारे जीवन में व्यापक महत्व है। तो इसके लिए बताया जा रहा है कि आत्म सम्मान और आत्म सक्षमता आत्मा के दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं। ये जो आत्म है, ये आत्म के दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं, एक आत्म सम्मान और दूसरा आत्म सक्षमता। ये दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं जिसका हमारे जीवन में व्यापक महत्व है। और ये दो चीज़ें हैं, एक आत्म सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, और दूसरा आत्म सक्षमता यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये दोनों चीज़ें जो हैं महत्वपूर्ण पक्ष हैं आत्म का, और ये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भागीदारी भी निभाया करते हैं। इंसान को जीवित रखने के लिए, महत्वपूर्ण ज़िंदगी बिताने के लिए आत्म का ये दो पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आत्म सम्मान और आत्म सक्षमता, इससे आप कहाँ तक समर्थ करते हैं आप हमें बताएंगे कमेंट में। आगे है कि आत्म नियंत्रण की मनोवैज्ञानिक तकनीकें कौन कौन सी हैं। आत्म नियंत्रण यानी अपने आप पर नियंत्रण करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं ये बताना है। तो आत्म नियंत्रण की मनोवैज्ञानिक तकनीकें हैं, कुछ साइकोलॉजिकल
इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके चलते हम अपने आप पर नियंत्रण कर सकते हैं। और वे कौन कौन से हैं तो सुनेंगे। अपने व्यवहार का परीक्षण, आप अपने व्यवहार का परीक्षण करके अपने आप पर नियंत्रण कर सकते हैं। आत्म अनुदेश, आत्म अनुदेश, अपने आत्म से बात करके अपना मन को बात करके मन से अपने आप में परिवर्तन ला सकते हैं, नहीं अपने आप पर नियंत्रण कर सकते हैं। तीसरा चीज़ है आत्म प्रबलता, आपकी जो आत्म प्रबलता, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसको वश में करके अपने आप को नियंत्रण कर सकते हैं। और इसके बाद है कि आत्मसम्मान किसे कहते हैं। और ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस चैप्टर के लिए और सभी किसी के जीवन के लिए कि आत्मसम्मान क्या है। तो आत्मसम्मान होता क्या है, इस चीज़ की डिफिनीशन अगर आपको भी मालूम है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आत्मसम्मान क्या है और आत्मसम्मान किसे कहते हैं। दोनों एक ही चीज़ है। तो आत्मसम्मान किसे कहा जाता है अगर मालूम है तो हमें बताते चलेंगे, अन्यथा सुनेंगे कि आत्मसम्मान क्या है। सभी लोग इसी चीज़ के लिए अपने जीवन को दांव पर लगाया है, रिस्क लेकर के किसी भी तरह से जिम्मेदारियों के साथ आत्मसम्मान बनाने के लिए इस जीवन में संघर्षरत है। तो आत्मसम्मान किसे कहा जाता है, आत्मसम्मान क्या होता है, इस चीज़ को सभी लोग ध्यान से समझेंगे। तो आत्मसम्मान हमारे आत्म का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। ये सभी लोग जानते हैं कि हमारा सेल्फ जो है आत्म, तो आत्मसम्मान हमारे आत्म का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। व्यक्ति के रूप में हम सदैव अपने मूल्य या मान और अपनी योग्यता के बारे में निर्णय या आकलन करते रहते हैं। सभी लोग अपने जीवन में सदैव अपने मूल्य, अपना मान और अपनी योग्यता के बारे में आकलन करते रहता है कि वह किस योग्य है, उसकी क्षमता क्या है, वो किस हद तक किसी कार्य में सक्षम है। इस चीज़ की योग्यता को समझना वो अपनी आत्मसम्मान को दर्शाता है। व्यक्ति का अपने बारे में यह मूल्य निर्णय की आत्मसम्मान कहा जाता है। व्यक्ति अपने बारे में अपना जब मूल्य लगाता है, जब अपने मूल्य, अपने वैल्यू का अनुभव करता है और निर्णय करता है, इसी को आत्मसम्मान कहा जाता है। आप अपने बारे में कितना अपना मूल्य निर्धारित कर पा रहे हैं, आप अपने सम्मान के बारे में कितने हद तक अपने आप का आकलन निकाल सकते हैं, इसी निर्णय को आत्मसम्मान कहा जाता है। और इसी चीज़ को बढ़ाने में पूरे इंसान इस जीवन में, इस धरती पे संघर्षरत है। तो आत्मसम्मान शायद समझ में आया हो कि आत्मसम्मान क्या है। यानी व्यक्ति अपने आप को, अपने मान को, अपने सम्मान को, अपनी योग्यता का निर्णय के आकलन करते रहता है और यही आकलन करने की निर्णय क्षमता को उसको आत्मसम्मान के रूप में जाना जाता है। इसके बाद है कि 6 से 7 वर्ष तक के बच्चों में आत्मसम्मान कितने क्षेत्रों में निर्मित हो सकता है, चाहे हो जाता है। यानी जो बच्चे 6 से 7 वर्ष के होते हैं, 6 से 7 साल के होते हैं, उनके अंदर कितने क्षेत्र में आत्मसम्मान निर्मित हो सकते हैं या फिर हो जाते हैं। तो 6 से 7 वर्ष के बच्चों में आत्मसम्मान 4 क्षेत्रों में निर्मित होना स्टार्ट हो जाता है। पहले क्या है, शैक्षिक क्षमता, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में उनकी क्षमता स्टार्ट होता है। सामाजिक क्षमता होता है, शारीरिक या खेल कूद संबंधित क्षमता, और लास्ट जो है शारीरिक रूप से जो आयु बढ़ने के साथ साथ और अधिक परिष्कृत होता जाता है। यानी कि ये जो क्षमता है किसी बच्चे में, इन 4 क्षेत्रों में उनका आत्मसम्मान निर्मित होना स्टार्ट होता है। जैसे कोई बच्चा पढ़ता है तो पढ़ाई के क्षेत्र में उसका अपना आत्मसम्मान निर्धारित होता है। अगर वो बच्चा सामाजिक है तो समाज में उसकी क्या क्षमता है, इस चीज़ में उसका आत्मसम्मान घटता बढ़ता है। तीसरा चीज़ है कि शारीरिक और खेल कूद से संबंधित भी उसका कुछ आत्मसम्मान होता है। और शारीरिक रूप से जो आयु बढ़ने के साथ साथ और अधिक परिष्कृत होते जाता है। जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता है, आयु बढ़ता है, वो आत्मसम्मान को भी बढ़ना घटना उसके साथ साथ लगी रहता है। और इस चीज़ को बढ़ाने में प्रत्येक इंसान अपने जीवन में संघर्ष करता है ताकि उसका आत्मसम्मान सही तरीक़ा से हो सके। आगे है अगला क्वेश्चन
और अगला क्वेश्चन है कि त्रिगुण क्या है। ये चीज़ आप जानेंगे, जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न त्रिगुण क्या है, और इन त्रिगुणों की मदद से ही कोई इंसान अपने जीवन में ऊंचे स्तर तक और निम्न स्तर तक पहुंचने का कार्य करता है। तो त्रिगुण जो है, त्रिगुण 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, जिनके आधार पर एक व्यक्ति की व्यक्तित्व प्रारूप विज्ञान प्रतिपादित किया गया है। ये त्रिगुण जो है, इन्हीं त्रिगुणों के द्वारा यानी सत्व, रजस और तमस, इन तीनों के द्वारा किसी भी व्यक्ति का यानी कोई भी व्यक्ति है उसके जीवन में व्यक्तित्व को बढ़ावा देना, उसकी विज्ञान की प्रतिपादित किया गया है इन 3 गुणों के द्वारा। सबसे पहला है सत्व गुण। ये सत्व गुण क्या है? तो सत्व गुण क्या है? तो सत्व गुण के अंतर्गत स्वच्छता, सत्यवादिता, कर्तव्यनिष्ठता, अनासक्ति या विलग्नता, अनुशासन आदि के गुण आते हैं। ये सत्व गुण जो हैं व्यक्ति को स्वच्छता, सत्यवादिता, कर्तव्यनिष्ठता, अनासक्ति, इन सभी चीज़ों को और अनुशासन में रहने का जो गुण है ये सत्व गुण है। तो आपको सत्व गुण समझ में आया होगा। और दूसरा गुण है रजस गुण, कि ये रजस गुण क्या होता है। तो रजस गुण के अंतर्गत क्या आता है? तो रजस गुण के अंतर्गत तीव्र क्रिया, मतलब आप किसी भी चीज़ का क्रिया करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तीव्र क्रिया, इंद्रिय तुष्टि की इच्छा, यानी कि जो इंद्रिय है इसकी तुष्टि की इच्छा रखना ही ये जो है रजस गुण के अंतर्गत आता है। असंतोष, दूसरों के प्रति असूया यानी ईर्ष्या और भौतिकवादी मानसिकता आदि इस गुण के अंतर्गत आते हैं। यानी कि रजस गुण के अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत तीव्र क्रिया आता है, इंद्रिय तुष्टि की इच्छा आता है, असंतोष आता है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या यानी जलन के भाव आता है, दूसरों को देख करके मन में कटक होना इस गुण के अंतर्गत आता है, और भौतिकवादी मानसिकता का गुण उत्पन्न होना, इसके जैसा ही जो गुण होता है वो रजस गुण के अंतर्गत आता है। तीसरा चीज़ है तमस गुण, कि ये तमस गुण क्या होता है। तो तमस गुण जो है, तमस गुण के अंतर्गत क्रोध, घमंड, अवसाद, आलस्य, असहायता की भावना आदि के गुण आते हैं। ये 3 गुण समझ में आया होगा कि 3 गुण त्रिगुण क्या होते हैं। तो त्रिगुण सत्व, रजस और तमस हैं। त्रिगुण क्या है? त्रिगुण जो है सत्व, तमस और रजस है। ये सत्व गुण क्या है? तो सत्व गुण जो इंसान को अपने जीवन में एक निम्न स्तर से इस दुनिया के ऊंचे स्तर तक पहुंचा सकता है। यानी कि स्वच्छता, सत्यवादिता, कर्तव्यनिष्ठता, अनासक्ति, अनुशासन, ये जो गुण हैं सत्व गुण के अंतर्गत आते हैं। रजस गुण क्या है? तो रजस गुण के अंतर्गत तीव्र क्रिया, इंद्रिय तुष्टि की क्रिया, इच्छा, असंतोष होना, दूसरों के प्रति जलन होना, ईर्ष्या होना, भौतिकवादी मानसिकता आदि का गुण जो है ये रजस गुण होते हैं। तीसरा तमस गुण। तो तमस गुण क्या होते हैं? तो तमस गुण के अंतर्गत क्रोध, घमंड, अवसाद, आलस्य, असहायता की जो भावना है यानी जो दुर्गुण है वो तमस गुण के अंतर्गत आते हैं। तो ये तीनों गुण आपको समझ में आया है, बहुत अच्छा होगा। और इसके बाद है सेल्डन के द्वारा, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, सेल्डन के द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के प्रारूप को लिखिए, यानी बताइए कि सेल्डन के द्वारा प्रतिपादित जो व्यक्तित्व है इसके प्रारूप क्या क्या हैं। तो सेल्डन के द्वारा यानी सेल्डन ने शारीरिक बनावट और स्वभाव को आधार बनाते हुए व्यक्ति को 3 रूपों में दर्शाया है। यानी कि जो महान मनोवैज्ञानिक हैं सेल्डन, उन्होंने व्यक्ति के 3 रूपों में व्यक्तित्व के प्रारूप को दर्शाया है। और कौन कौन से 3 रूप हैं वो बनावट और स्वभाव के आधार पर बताए हैं। यानी कि सेल्डन जो एक महान मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने व्यक्ति के बनावट और स्वभाव के आधार पर 3 वर्गों में बांटा है। सबसे पहला वर्ग है गोलाकृति, दूसरा है आयताकृतिक, तीसरा है लंबाकृतिक। यानी इस प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। यानी व्यक्तित्व वाले एक गोलाकृति होते हैं, दूसरा आयताकृतिक होते हैं,
तीसरा लंबाकृतिक होते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे गोलाकृतिक प्रारूप वाले व्यक्ति की विशेषता क्या होती है, मतलब जो गोलाकृतिक प्रारूप वाले व्यक्ति हैं उनकी क्या विशेषता होती है। तो गोलाकृतिक प्रारूप वाले व्यक्ति मोटे, मृदुल और गोल होते हैं। जो गोलाकृतिक प्रारूप के व्यक्ति होते हैं वे व्यक्ति मोटे, मृदुल और गोल होते हैं। स्वभाव से वे लोग शिथिल और सामाजिक या मिलनसार होते हैं। यानी गोलाकृतिक जो व्यक्ति होते हैं वे लोग गोल मटोल होते हैं, स्वभाव से बहुत सुंदर होते हैं, शिथिल गुण वाले होते हैं और सामाजिक रूप से वे मिलनसार होते हैं। जो लोग गोलाकृति के अंतर्गत आते हैं। शेल्डन के अनुसार दूसरा व्यक्ति आयताकृतिक प्रारूप वाले व्यक्ति। तो आयताकृतिक प्रारूप वाले व्यक्तियों की विशेषता क्या है, तो वे लोग आयताकृतिक प्रारूप वाले व्यक्ति मजबूत पेशी समूह एवं सुगठित शरीर वाले होते हैं। जो देखने में आयताकार होते हैं ऐसे व्यक्ति ऊर्जस्वी एवं साहसी होते हैं। यानी कि जो लोग लंबे हाइट में होते हैं, जिनका बॉडी अच्छा होता है, यानी कि सुडौल होते हैं, मोटे होते हैं, वे लोग आयताकृतिक प्रारूप के अंतर्गत आते हैं। वे लोग ऊर्जवशी यानी कि ऊर्जावान, एनर्जेटिक होते हैं। तीसरा है लंबाकृतिक प्रारूप वाले व्यक्ति की विशेषता कैसी होती है, यानी कि जो लंबाकृतिक व्यक्ति होते हैं वे लोग कैसे होते हैं। तो लंबाकृतिक प्रारूप वाले व्यक्ति पतले, लंबे और सुकुमार होते हैं। कैसे होते हैं? लंबाकृतिक व्यक्ति पतले होते हैं, हड्डी छाप, लंबे होते हैं और वे सुकुमार होते हैं। ऐसे व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि वाले, कलात्मक और अंतर्मुखी होते हैं। मतलब ये व्यक्ति जो हैं कलात्मक होते हैं, इनमें कलाएं भी होती हैं और ये लोग अंतर्मुखी होते हैं। तो व्यक्ति के तीन प्रारूपों को समझ में आया, गोलाकृतिक व्यक्ति, आयताकृतिक व्यक्ति और फिर लंबाकृतिक व्यक्ति। तो आपको समझ में आया कि गोलाकृतिक व्यक्ति कौन होते हैं। तो गोलाकृतिक व्यक्ति जो छोटे, मोटे, गोलाकार होते हैं, यानी कि गोल मटोल होते हैं, वे लोग स्वभाव से बहुत सुंदर होते हैं और वे सामाजिक रूप से बहुत ही मिलनसार होते हैं। आयताकृतिक व्यक्ति कौन होता है? तो आयताकृतिक व्यक्ति जो लंबे होते हैं, हष्ट पुष्ट होते हैं, उनकी मांसपेशियाँ अच्छी होती है, बॉडी बिल्डर जैसे होते हैं और वे लोग ऊर्जस्वी होते हैं, यानी उनके अंदर एनर्जी रहता है, ज़्यादा ऊर्जवान रहते हैं। लंबाकृतिक व्यक्ति कौन होता है? तो लंबाकृतिक व्यक्ति एकदम पतले, लंबे होते हैं और वे लोग सुकुमार होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो हैं कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं और उनमें कला भी पाया जाता है, मतलब उन्हें कलात्मक होता है और वे लोग अंतर्मुखी होते हैं। और इसी शब्द से रिलेटेड रहता है कि अंतर्मुखी। तो अंतर्मुखी वाले व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं, यानी अंतर्मुखी व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं, उनकी कैसी विशेषता होती है। तो अंतर्मुखी वे लोग होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, दूसरों से बचते हैं, सांवेगिक द्वंद्वों से पलायन करते हैं और शर्मीले होते हैं। यानी कि अंतर्मुखी व्यक्ति समझ में आया कि अंतर्मुखी व्यक्ति कौन होते हैं। तो अंतर्मुखी व्यक्ति वे लोग होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, दूसरे लोगों के बीच से पलायन कर जाते हैं, वहाँ से हट जाते हैं, दूसरे लोगों के बीच में यानी 2-4 लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं करते हैं और वे लोग शर्मीले होते हैं जो अंतर्मुखी होते हैं। दूसरा एक अंतर्मुखी, इसके बाद आएगा बहिर्मुखी व्यक्ति वाले, मतलब बहिर्मुखी वाले व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं। तो बहिर्मुखी व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं? तो बहिर्मुखी वाले व्यक्ति सामाजिक तथा बहिर्गामी होते हैं, मतलब समाज में रहने वाले होते हैं और घर के बाहर अकेले रहने वाले नहीं होते हैं, यानी घर के बाहर रहने वाले होते हैं, घर के बाहर रहने वाले होते हैं, अकेले रहने वाले नहीं होते हैं। ऐसे व्यवसायों का चयन करते हैं जिनमें लोगों से वे प्रत्यक्ष रूप से संपर्क बनाए रख सकें, लोगों के बीच में वे रहते हुए तथा सामाजिक कार्यों को करते हुए वे दबावों के प्रति प्रतिक्रिया दे सकें, प्रतिक्रिया करते हैं। समझ में आया होगा कि बहिर्मुखी व्यक्ति वे होंगे जो लोग समाज में रहना पसंद करेंगे, वे लोग ऐसे कामों को चुनेंगे जो बहिर्मुखी होंगे, जो कि समाज के लोगों के साथ रहते हुए वे काम को कर सकें और अधिक लोगों के साथ रहते हुए किसी भी कार्य की प्रतिक्रिया करते हैं, जो लोग बहिर्मुखी होते हैं। तो बहिर्मुखी आप सभी को समझ में आया होगा। और अब आप समझेंगे चेतन से क्या तात्पर्य है। चेतन
ये चेतन क्या होता है? चेतन मतलब चिंतन। ये चिंतन क्या है? तो कह रहा है चेतन क्या है? तो चेतन के अंतर्गत क्या आता है? तो चेतन के अंतर्गत हमारी चिंतन, भावनाएं और क्रियाएं आती हैं जिनके प्रति लोग जागरूक रहते हैं। मतलब चेतन के प्रति लोग जागरूक रहते हैं, इसके प्रति लोग चिंतन करते हैं, क्रियाएं करते हैं, उनकी भावनाएं आती है और इसके प्रति लोग जो हैं जागरूक रहते हैं। यानी कोई भी चीज़ अपना लोग कल्पना करने में, चिंतन करने में, विश्वास करने में जागरूक रहते हैं। दूसरा चीज़ है पूर्व चेतन क्या है? मतलब चेतन समझ में आएगी, चेतन में लोग जागरूक रहते हैं। पूर्व चेतन से क्या तात्पर्य होता है, यानी कि पूर्व चेतन क्या होता है? तो पूर्व चेतन जो है मानव मन चेतना का एक स्तर है जिसके अंतर्गत वे मानसिक क्रियाएं आती हैं जिनके प्रति लोग तभी जागरूक होते हैं जब वे उन पर सावधानी पूर्वक ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी कि आपको चेतन समझ में आया कि चेतन क्या है? तो चेतन जो है हमारी चिंतन है, क्रियाएं हैं जिसके प्रति लोग अपने आप जागरूक रहते हैं। पूर्व चेतन क्या है? तो पूर्व चेतन के अंतर्गत मानव चेतन का ऐसी प्रतिक्रिया आती है जिसके अंतर्गत मानसिक क्रियाएं जिनके प्रति लोग ध्यान देने के बाद जागरूक होते हैं। मतलब उस बात पर जब सावधानी पूर्वक ध्यान दिया जाता है तब लोग जा कर के जागरूक होते हैं, उसको पूर्व चेतन बोला जाता है। तीसरा चीज़ है अचेतन क्या होता है? तो अचेतन क्या होता है? तो अचेतन मानव चेतना का एक स्तर है जिसके प्रति लोग ऐसी मानसिक क्रियाएं आती हैं जिनके अंतर्गत लोग जागरूक नहीं होते हैं। मतलब इसमें लोग जागरूक नहीं होते हैं, वे क्रियाएं, वे प्रतिक्रियाएं जो मानसिक स्थिति होंगी उसको अचेतन बोला जाएगा। पूर्व चेतन क्या होगा? तो पूर्व चेतन ऐसी मानसिक क्रियाएं जिनमें लोग ध्यान देने के बाद जागरूक होते हैं, पूर्व चेतन कहा जाएगा। ओनली चेतन यानी केवल चेतन क्या होता है? तो चेतन चिंतन होता है, क्रियाएं होता है, भावनाएं को समझ में आता है, ऐसी प्रतिक्रिया होती है जिसके अंतर्गत लोग अपने आप से जागरूक होते हैं। और इतना के साथ हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि आत्म क्या है, आत्म को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसकी अवधारणा क्या है। तो इतना में हमें बताने का प्रयास करेंगे कि आपको समझ में आया है कि नहीं। इतना के लिए धन्यवाद।